खबरों की शुरुआत करते हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस के निर्माण की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस चर्च उत्तर प्रदेश के सरधना में स्थित है। सरधना मेरठ जिले में आता है। इस चर्च को 1961 में माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया गया था। ऐतिहासिक और भव्य चर्च को यह दर्जा दिया जाता है। यह भारत की 23 माइनर बेसिलिका चर्च में से एक है। साथ ही उत्तर भारत में स्थित इकलौती माइनर बेसिलिका चर्च है। इसका निर्माण बेगम समरू के द्वारा करवाया गया था, जो कि भारत की इकलौती कैथोलिक क्वीन के तौर पर प्रसिद्ध हैं। वे भारत की सबसे ज्यादा अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में से एक थीं। वे एक मुस्लिम थीं जो बाद में कैथोलिक में कन्वर्ट हो गई थीं। वे पुरुषों की तरह पहनावा रखती थीं। बेगम समरू के बचपन का नाम फरजाना था। उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया के वॉल्टर रेनॉल्ड से हुई थी, जिन्हें उनके सीरियस नेचर के चलते ले सोम्ब्रे कहा जाता था। इनका भारतीयकरण समरू के तौर पर किया गया। इस तरह फरजाना बेगम समरू के नाम से प्रसिद्ध हुई। केंद्र सरकार ने चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। 9 सदस्यीय इस टास्क फोर्स में एनटीसीए के प्रिंसिपल इंस्पेक्टर और मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल फॉरेस्ट सेक्रेटरी शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स का मकसद रीइंट्रोडक्शन के तहत लाए गए चीतों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करना है। ये टास्क फोर्स कूनो पालपुर में भी रेगुलर विजिट करेगी। गौरतलब है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर चीते लाए गए थे। ये चीते अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए थे। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा गया है। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि चीता दुनिया में जमीन पर मौजूद सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। गौरतलब है कि 1947 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में देश के आखिरी चीते की मौत हो गई थी, जिसके बाद 1952 में चीते को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस विलुप्ति का कारण हैबिटेट लॉस और शिकार बताया जाता है। चीता को संरक्षित करना ओवरऑल इकोसिस्टम के लिहाज से बेहतर निर्णय है। चीता ओपन फॉरेस्ट और अपने शिकार वाली जगहों मसलन हिरण और छोटे जानवरों इत्यादि के आसपास रहते हैं। इन्हें संरक्षित करने के लिए घास पर निर्भर रहने वाले छोटे जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना होता है। साथ ही बड़े कार्निवोर्स में चीतों का इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेट भी बेहद कम है। इनके मवेशियों पर हमले के मामले भी न के बराबर हैं। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात में अपने प्राकृतिक आवास से किस स्थल पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या फिर सरिस्का नेशनल पार्क? इस सवाल का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है। साल 2022 में यह पुरस्कार बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविको को दिया जाएगा। ये तीनों यूएसए से संबंध रखते हैं। ये पुरस्कार बैंक और वित्तीय आपदा पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। ये रिसर्च अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व, विशेष तौर पर आपदा के दौरान बैंकों की अहमियत से संबंधित है। बैंक बंद होने की खबर से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही बैंकों को टूटने से रोकना क्यों जरूरी है। गौरतलब है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की विल में नहीं था। इसे बाद में स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा उनकी याद में गठित किया गया था। इस फील्ड में पहला पुरस्कार साल 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीयों को मिले नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो साल 2019 में अभिजीत विनायक बैनर्जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका शोध गरीबी उन्मूलन से जुड़ा था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध के लिए साल 1998 में नोबेल से नवाजा गया था। एक और बात यहां नोट करने वाली है कि साल 1969 से 2022 तक केवल 2 महिलाओं को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें साल 2009 में एलिनोर एस्ट्रॉम और साल 2019 में एस्थर डफ्लो शामिल हैं। आज यानी 10 अक्टूबर के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टेली मानस यानी टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स लॉन्च किया गया। इसके जरिए देश भर में 24 घंटे टेलीफोन के जरिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। केंद्र सरकार हर राज्य और संघ शासित प्रदेश में
कम से कम एक टेलीमानस सेल का गठन करने का लक्ष्य रखेगी। इसके लिए नोडल सेंटर निम्हांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को बनाया गया है। वहीं तकनीकी मदद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। टेलीमानस में 2 लेवल पर व्यवस्था की गई है। टीयर 1 में टेलीफोनिक सुविधाएं हैं, टीयर 2 में इन पर्सन यानी व्यक्ति से व्यक्ति तक सुविधाएं दी जाएंगी। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, साल 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एस्थर डफ्लो, मारिया जोपर्ट, गेर्टी थेरेसा या फिर एलिनार एस्ट्रॉम। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। टेलीमानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर सभी? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल थे और क्या उसके जवाब होंगे। पहला सवाल मैंने पूछा था, खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन अधिनियम किस देश से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। सही जवाब है विकल्प बी यानी श्रीलंका। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम श्रीलंका से संबंधित है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा गया था। कार्बन डॉट्स प्रदूषण को दूर करने में मददगार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल 1 और 3 सही हैं। गौरतलब है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सका था। भारत के नए सीजेआई की घोषणा हो गई है। गौरतलब है कि सीजेआई यूयू ललित नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को घोषित किया है। सीजेआई यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। गौरतलब है कि एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून मंत्रालय भारत के सीजेआई को रिटायरमेंट से तकरीबन 1 महीने पहले अपने उत्तराधिकारी को घोषित करने के लिए कहता है। हालांकि एमओपी में ये एप्रोप्रिएट टाइम शब्द लिखा हुआ है, लेकिन परंपरा के मुताबिक 1 महीने पहले ही रिकमेंडेशन मांगी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के नाम की सिफारिश करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि एमओपी एक अहम दस्तावेज है जिस पर सरकार और जुडिशियरी दोनों सहमत हैं। यह जजों की नियुक्ति से जुड़े प्रावधानों के लिहाज से अहम है। इसे सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण मामले मसलन फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को आज के बिहार में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के फंड से चलाए जा रहे कॉलेज को छोड़ दिया था। वे साल 1922 में यूएसए गए थे, जहां उन्होंने आगे की शिक्षा और नौकरी भी की। वे साल 1929 में भारत वापस लौटे। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे। आंदोलन में भाग लेने के मकसद से अपने 5 कॉमरेड साथियों के साथ वे जेल से भाग निकले थे। यहां से निकलकर उन्होंने नेपाल में आजाद दस्ता बनाकर आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के कदम के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने संपूर्ण क्रांति के नारे के लिए जाने जाते हैं। उन्हें साल 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तकरीबन 400 किलो गधों का मांस सीज किया है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में गधों का शिकार लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन इसे पकड़ा पहली बार गया है। दरअसल गधे के मांस को लेकर लोगों का मानना है कि इसे खाने से पीठ के दर्द और अस्थमा में आराम मिलता है। गौरतलब है कि भारत में गधों को मारना और उनका मांस खाना कई कानूनों का उल्लंघन करता है। यह आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध है। इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों मुकर्रर हो सकते हैं। साथ ही गधे का मांस खाना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत भी गैरकानूनी है। आपको बता दें कि गधे इक्विडी फैमिली से आते हैं।
इस फैमिली में जेब्रा और हॉर्सेस को भी रखा जाता है। इस फैमिली के जानवरों में खुरों की संख्या विषम होती है। मेल डोंकी को जैक और फीमेल डोंकी को जेनेट कहते हैं। ये बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं, आमतौर पर समूह में रहते हैं। एक बड़े समूह को जैक लीड करता है। ब्रुक हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में भारत में गधों की संख्या में कमी आई है। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की गर्भधारण की अधिकतम अवधि 22 महीने हो सकती है। सामान्यतः हाथी में केवल 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी केरल में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 या फिर केवल 1, 3 और 4? इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अभी कॉरिडोर का फर्स्ट फेज पूरा हुआ है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये कॉरिडोर भारत के बड़े कॉरिडोर्स में से एक होगा। कॉरिडोर के 2 गेट को नंदी द्वार और पिनाकी द्वार नाम दिया गया है। इस पूरे कॉरिडोर को महाकाल लोक कहा जा रहा है। कॉरिडोर को प्राचीन रुद्र सागर झील के किनारे तैयार किया गया है। झील का पुनर्निर्माण महाकाल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में मौजूद ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद से 8 पीढ़ी पहले करवाई गई थी। मंदिर की भव्यता का जिक्र महाकवि कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में किया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में इकलौता है जिसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल के मंदिर का आर्किटेक्चर भूमिजा, मराठा और चालुक्य स्टाइल का है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत के बेटे कुमारसेन ने करवाया था। बाद में मराठा कमांडर राणोजी शिंदे ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आइए अब जल्दी से डालते हैं आज के बुलेटिन पर तैयार क्या सवाल बन सकते हैं, उन पर एक नजर। पहला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कानून मंत्री? दूसरा सवाल है, क्षिप्रा के तट पर स्थित इस मंदिर का उल्लेख महाकवि कालिदास ने किया है। इसका स्थापत्य चालुक्य और मराठों से मेल खाता है। भारत के एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है। ऊपर दिया गया वर्णन किस मंदिर का उल्लेख करता है? ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ या फिर घृष्णेश्वर? आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, साल 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एस्थर डफ्लो, मारिया जोपर्ट, गेर्टी थेरेसा या फिर एलिना एस्ट्रॉम? सही जवाब है विकल्प डी यानी एलिना एस्ट्रॉम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। टेली मानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर सभी? सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। टेलीमानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक यूरोप में डूम लूप की स्थिति बन रही है। दरअसल 15 जून को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इसका एजेंडा था कि यूरोजोन देशों के सरकारी बॉन्ड्स की ब्याज दरों में बेंचमार्क जर्मन बॉन्ड्स के मुकाबले बड़ा अंतराल देखने को मिल रहा था। ये अंतराल यूरोपियन सेंट्रल बैंक के दखल के बाद कम हुआ था, लेकिन यूरो 2.0 संकट की आहट फिर से सुनाई दे रही है। किसी देश को डूम लूप में तब माना जाता है जब उसकी वित्तीय व्यवस्था में एक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में ज्यादा खतरनाक तौर पर सामने आता है। आसान शब्दों में समझें तो डूम लूप से मतलब है कि बैंक्स सॉवरेन बॉन्ड्स होल्ड करते हैं और सरकार ऐसी बैंक्स की जमानत देती है। बैंक के डूबने पर सरकार को खतरा रहता है और बैंक्स को सरकार के कमजोर होने पर सोवरेन बॉन्ड्स पर पड़ने वाले प्रभाव से डर रहता है। इस तरह एक विशियस साइकिल बनता है जिसे डूम लूप कहते हैं।
दूसरे उदाहरण से समझें तो जीवाश्म ईंधनों के लिए फाइनेंस मुहैया कराने से जलवायु परिवर्तन में इजाफा होता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन फाइनेंस सिस्टम को कमजोर करने के लिए भी जिम्मेदार है। किर्गिस्तान ने सीएसटीओ की ब्रदरहुड मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सीएसटीओ से मतलब है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रदरहुड मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन 10 से 14 अक्टूबर के बीच किया जाना है। इसमें सीएसटीओ के सदस्य देशों से सैनिक शामिल होने थे। सीएसटीओ संगठन का मोटो नाटो की तरह है। इसमें एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाता है। इसके सदस्यों में बेलारूस, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और अर्मेनिया शामिल हैं। सीएसटीओ के इतिहास की बात करें तो नाटो को काउंटर करने के मकसद से वार्सा पैक्ट गठित किया गया था। कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ये भी डिसॉल्व हो गया, जिसके बाद रूस और उसके 5 साथी देशों ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जो कि साल 1994 से लागू हुई थी। साल 2002 में सेंट्रल एशिया के पॉलिटिक्स में आए उतार चढ़ाव के बाद इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। इसका सचिवालय मॉस्को में स्थित है। इधर आईएमएफ ने अक्टूबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर एक धीमी प्रगति देखने को मिलेगी। इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड का प्रभाव बताया जा रहा है। आईएमएफ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 6.8% आंकी है। वहीं वैश्विक स्तर पर वृद्धि दर 2022 में 3.2%, वहीं 2023 में 2.7% आंकी गई है। वैश्विक स्तर पर महंगाई साल 2022 में 8.8, 2023 में 6.5, वहीं 2024 में 4.1% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट का दावा है कि 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूएसए, चीन और यूरो एरिया में ठहराव देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट साल में 2 बार जारी की जाती है। इसके अलावा आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर जैसे अहम दस्तावेज भी जारी की जाती हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ 190 सदस्यों वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुगम बनाना, साथ ही विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा भुगतान संतुलन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराने का जिम्मा भी इसके पास है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक। इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यूनियन कैबिनेट ने पीएम डिवाइन यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना को मंजूरी दी है। योजना को 4 सालों 2022-23 से 2025-26 के लिए अप्रूव किया गया है। योजना को मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके लिए 6600 करोड़ रुपए का बजट आउटले रखा गया है। योजना में अवसंरचना विकास, उद्योगों को सहयोग, सामाजिक विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं और युवाओं के आजीविका के लिए अवसर सृजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा यूनियन बजट 2022-23 में ही की गई थी। उत्तर पूर्वी राज्य बेसिक मिनिमम सर्विसेज के पैरामीटर्स में राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा पीछे हैं। योजना इस गैप को भरने में मददगार साबित होगी। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, खबरों में रहने वाला शब्द डूम लूप निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष से, बैंकिंग से, इंटरनेट से या फिर कोविड के परीक्षण से? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से जुड़ी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनाए गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे पूछा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कानून मंत्री? इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, क्षिप्रा के तट पर स्थित इस मंदिर का उल्लेख महाकवि कालिदास ने किया है। इसका स्थापत्य चालुक्य और मराठों से मेल खाता है। भारत के एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है।
ऊपर दिया गया वर्णन किस मंदिर का उल्लेख करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाकालेश्वर। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपी हाई कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। दरअसल आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया है, तो आयोग को अंदेशा है कि इस रिजल्ट पर हाईकोर्ट बिना आयोग को सुने रोक या अन्य कोई निर्णय न सुना दे। इसी के मद्देनजर कैविएट याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि कैविएट लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लेट अ पर्सन बिवेयर। ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर है। ये कोर्ट को व्यक्ति द्वारा दी गई वार्निंग होती है कि बिना उसे सुने कोई फैसला न सुनाया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A में कैविएट के बारे में बताया गया है कि कोई भी पक्षकार किसी मामले में अंदेशे के आधार पर न्यायालय में एक कैविएट दाखिल करके ये कह सकता है कि अगर उससे संबंधित मामला कोर्ट में लाया जाए तब उसे सुने बगैर मामले में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय न दिया जाए। न्यायालय में किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता नहीं है, लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को यह संभावना है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सिविल प्रकरण किसी मामले को लेकर न्यायालय में ला सकता है, तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए यूपीएससी की साल 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वन्य जीवों की संख्या में पिछले 50 सालों में 69% की कमी आई है। रिपोर्ट में जैव विविधता में कमी और जलवायु आपदा को एक समस्या समझने पर जोर दिया गया है। जैव विविधता में सबसे ज्यादा कमी तकरीबन 94% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में देखने को मिली है। अफ्रीकी क्षेत्र में 66% तो एशिया प्रशांत में 55% की कमी देखने को मिली है। उत्तरी अमेरिका में यह आंकड़ा 20% तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में 18% बताया गया है। ताजे पानी की प्रजातियों में वैश्विक स्तर पर 83% की कमी आई है। रिपोर्ट में जैव विविधता के लिए 6 प्रमुख खतरे बताए गए हैं। इनमें कृषि, शिकार, लॉगिंग, प्रदूषण, इन्वेसिव स्पीशीज और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। आपको बता दें कि WWF दुनिया का लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। यूनियन कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को मंजूरी दी है। इस संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल का मकसद पारदर्शिता लाना और जिम्मेदारी में इजाफा करना है। सहकारिता मंत्रालय ने एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी लाने का भी जिक्र किया है। इसके जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बोर्ड मेंबर के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित हो सकेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन का भी प्रावधान किया गया है, जो कि सदस्यों की शिकायतें सुनने का काम करेगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करने का प्रावधान है, जो कि सदस्यों को समय पर सूचनाएं मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार होगा। गौरतलब है कि कोऑपरेटिव्स राज्य सूची का विषय है, लेकिन देश में कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। इन्हें प्रशासित करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी MSCS एक्ट 2002 लाया गया था। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के मकसद से सरकार संसद में नया बिल पेश करने जा रही है। विश्व आर्थिक मंच ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की थी। इसे युवा और यूनिसेफ के सहयोग से जारी किया गया है। रिपोर्ट में लर्निंग गैप्स को कम करने और तकनीक के जरिए शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने शिक्षा के क्षेत्र की कई बड़ी चुनौतियों को सुलझाने की दिशा में प्रगति की है, लेकिन तमाम तरह की गंभीर समस्याएं आज भी मौजूद हैं। जैसे भारत के कक्षा 3 के 70% बच्चे बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स को नहीं जानते। इस समस्या से निपटने के लिए स्टोरी टेलिंग, फ्लिप बुक्स और डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट में पर्सनलाइज्ड वर्कशीट्स, वीडियोज और डिजिटल कम्युनिटीज तैयार करने की बात की गई है। साथ ही वीडियोज के जरिए टारगेट बेस्ड होमवर्क देने की बात की गई है।
रिपोर्ट में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद तमाम विसंगतियों को उजागर किया गया है। साथ ही युवाओं को इस क्षेत्र में तकनीक के साथ नवाचार करने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, प्रथम या फिर शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैविएट याचिका न्यायालय द्वारा व्यक्ति के लिए जारी की जाती है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट WWF के द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहने वाला शब्द डूम लूप निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष से, बैंकिंग से, इंटरनेट से या फिर कोविड के परीक्षण से? सही जवाब है विकल्प बी यानी बैंकिंग से। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से जुड़ी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2, क्योंकि फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में सूचना मंत्रालय द्वारा पिन कोड की गोल्डन जुबली के मौके पर स्टाम्प पोस्ट जारी किया गया। पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर को 15 अगस्त 1972 से शुरू किया गया था। इसका मकसद देश के सभी फिजिकल एड्रेस को एक विशेष पहचान मुहैया कराना था। हर पते के लिए विशेष पहचान होने से कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती। साथ ही पोस्ट ऑफिस के जरिए होने वाली डिलीवरी जल्द और सही सुनिश्चित हो पाती है। पोस्टल कोड को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों जैसे कि पोस्ट कोड, जिप कोड आदि से जाना जाता है। यह अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक नंबर होता है। आपको बता दें कि भारत में 9 पोस्टल रीजन्स हैं। इनमें से 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं और 1 आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए रिजर्व है। इंडिया पोस्ट द्वारा 6 डिजिट पिन कोड यूज किया जाता है। इसमें पहली डिजिट रीजन यानी क्षेत्र के बारे में बताती है। पहली डिजिट से राज्य के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी होने का पता चलता है। दूसरी डिजिट से उस क्षेत्र में स्थित राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं तीसरी डिजिट से जिले के बारे में पता चलता है। आखिरी के 3 डिजिट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। जुलाई 2022 में नीति आयोग और CSIR ने एक रिपोर्ट जारी की थी। हाल ही में इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पर चर्चा करने के लिए प्योर अर्थ और टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर में शीशे से होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान का सबसे ज्यादा सामना करता है। इसी तरह की एक रिपोर्ट साल 2020 में यूनिसेफ ने भी जारी की थी, जिसमें भारत के तकरीबन 800 मिलियन बच्चों को पारे के जहरीलेपन से प्रभावित बताया गया था। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां के लोगों के ब्लड में शीशे का लेवल काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीशे से होने वाली मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि लेड युक्त पेट्रोल को साल 2000 में फेज आउट कर दिया गया है। शीशे के अन्य स्रोतों में लेड माइनिंग, स्मेल्टिंग, वेल्डिंग आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि लेड यानी शीशा एक विषैला पदार्थ है जो कि मानवीय स्वास्थ्य को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लेड जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पहुंचाने वाले 10 प्रमुख रसायनों में से एक है। इधर भूटान देश में आने वाले पर्यटकों से टूरिज्म टैक्स लेने के कारण चर्चा में है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी के नाम से वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लंबे वक्त तक इस देश ने खुद को दुनिया से आइसोलेट रखा, जिससे प्रकृति और संस्कृति को बचाया जा सके। साल 1974 में पहली बार भूटान ने अपनी सीमाओं को बाहरी नागरिकों के लिए खोला था, इससे इकोनॉमी को मदद मिल सके। कोविड महामारी के चलते भूटान ने अपनी सीमाओं को 2 साल तक बंद रखा था। बीते 23 सितंबर को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भूटान ने एक बार फिर से सीमाओं को पर्यटकों के लिए खोल दिया है।
साथ ही टूरिज्म लेवी एक्ट ऑफ भूटान 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी को परिभाषित किया गया है। यह फीस देश में आने वाले पर्यटकों पर पर्सन पर नाइट वसूली जाएगी। इसका मतलब कि प्रति व्यक्ति प्रति रात इसकी वसूली होगी। इसका मकसद पर्यटन से होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करना है। भारत, बांग्लादेश और मालदीव से जाने वाले पर्यटकों के लिए डेली टूरिज्म फीस 1200 रुपये रखी गई है। वहीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए $200 निर्धारित की गई है। भूटान अपने पर्यावरण को लेकर खासा सचेत रहता है। साल 2015 में BBIN के चारों देशों जैसे कि भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर साइन हुए थे, लेकिन बाद में भूटान में पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दे पर इसका विरोध किया गया तो भूटान की संसद ने इस समझौते से पीछे हटने का निर्णय लिया था। भूटान ने अन्य 3 देशों भारत, नेपाल और बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ जाने की सहमति दे दी थी। भूटान ने कार्बन नेगेटिव देश बनने को प्राथमिकता दी थी। बीते दिनों कैलिफोर्निया में एक फोटोग्राफर ने व्हाइट रेनबो नोटिस किया। व्हाइट रेनबो एक रेयर वेदर फिनोमेना है जिसे फॉग बो भी कहते हैं। यह एक व्हाइट स्मॉगी आर्क बनाता है। मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक फॉग बो उसी प्रक्रिया से बनता है जिससे रेनबो का निर्माण होता है, लेकिन फॉग बो में बहुत छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे 0.05 मिलीलीटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। इतने कम आकार के वाटर ड्रॉपलेट्स के चलते बहुत अधिक डिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बेहद कम रंग या कोई रंग नहीं दिखता। गौरतलब है कि बादल में पानी की सूक्ष्म बूंद और कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण इंद्रधनुष बनाता है। इसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, किस देश ने पर्यटकों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस का प्रावधान किया है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या फिर भूटान? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट रेनबो एक रेयर वेदर फिनोमेना है। पोस्टल इंडेक्स नंबर को 15 अगस्त 1972 से शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल देखें और उनके जवाब क्या हैं ये देखें। पहला सवाल मैंने पूछा था, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, प्रथम या फिर शिक्षा मंत्रालय? सही जवाब है ऑप्शन ए, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैविएट याचिका न्यायालय द्वारा व्यक्ति के लिए जारी की जाती है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF के द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी केवल 2 और 3, क्योंकि कैविएट याचिका किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में दायर की जाती है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।